जय हिंद जय भारत। आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशंस के बारे में, है ना। सबसे पहले बच्चे समझो ये सॉल्यूशन होता क्या है। तीन स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। वैसे अगर मैं शो ऑफ के लिए बात करूं तो 5 बोल सकते हैं आप, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, इंस्टेंट, कंडेंसेट, पर वो तो इंपॉर्टेंट नहीं, लास्ट की दो है ना। इसलिए हम तीन स्टेट्स ऑफ मैटर मान के चलते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब देखो सॉलिड स्टेट जो है आपने पहला चैप्टर पढ़ा केमिस्ट्री का, इस बार तो खैर सिलेबस में नहीं आ रहा, और 12 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट। गैस आप स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ते हो क्लास 11, वहां पढ़ के आ चुके हो। तीसरा बचा लिक्विड, लिक्विड को इन्होंने कह दिया सॉल्यूशन। ये बात समझ आ गई। सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो और दो से ज्यादा चीजों का। बात समझ आ गई? अच्छा, कुछ टर्म्स लिखी गई हैं, पहले उनको समझो ताकि चैप्टर में पढ़ना गया। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले सुनो सॉल्यूट क्या होता है। यार सॉल्यूट जो भी आपका कम क्वांटिटी में होगा ना, वो हमेशा सॉल्यूट कहलाएगा। मतलब मान लो पानी में आपने नमक डाल दिया, ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर है, आपने उसमें नमक डाल दिया, तो पानी तो ज्यादा क्वांटिटी फुल ग्लास था, नमक आपने एक चम्मच डाला या चीनी डाल दी या कुछ और डाल दिया, तो जो कम क्वांटिटी में होगा उसे क्या कहते हैं? सॉल्यूट। हमेशा कम क्वांटिटी में होगा वो हमेशा सॉल्यूट ही कहलाएगा। कई बच्चों को ये लगता है कि भाई खाली लिक्विड ही होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूट जो होता है हमेशा कम क्वांटिटी में होगा। ये बात समझ आ गई? ठीक है, अब समझो एग्जांपल हो। सॉल्वेंट क्या होता है? वो ज्यादा क्वांटिटी में होता है। मैंने आपको बता दिया कि यार पानी में आपने नमक डाला तो सॉल्वेंट क्या है हमारा? पानी, ज्यादा क्वांटिटी में। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम मिला देते हैं, मतलब कम क्वांटिटी वाला और ज्यादा क्वांटिटी मिला देते हैं, तो दोनों मिला के बनाते हैं मेरा सॉल्यूशन। और यहीं से हमारा चैप्टर होता है कि जब सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को आपने मिक्स कर दिया तो वो क्या बनेगा? मेरा सॉल्यूशन। यहां तक बात समझ आ गई? अब कुछ और टर्म्स है। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? बाइनरी, बाय का मतलब होता है दो, दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक जिस सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होगा और एक ही सॉल्वेंट होगा, वो क्या कहलाएगा? मेरा बाइनरी सॉल्यूशन। आपके दिमाग में होगा सर एक से ज्यादा सॉल्यूट, उसमें बिल्कुल यार, आप घर में नींबू पानी बना रहे हो तो आने से नमक भी डाल रहे हो, चीनी भी डाल रहे हो, कोई और मसाला भी डाल रहे हो, तो वहां तो एक से ज्यादा सॉल्यूट है ना। तो बाइनरी सॉल्यूशन में सिर्फ एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होगा। एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा? कई बार आपने देखा होगा रिएक्शन के नीचे AQ लिखा होता है, कोई भी रिएक्शन देते हैं उसके नीचे AQ लिख देते हैं। AQ मतलब एक्वस। एक्वस का मतलब उस सॉल्यूशन में पानी सॉल्वेंट है ना। उस सॉल्यूशन में क्या है? पानी सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें पानी सॉल्वेंट ना हो। आपने कहा सर क्या ऐसा केस होता है कि पानी बहुत सारे है? मान लो तुम यार ये मान लो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है। जैसे एक फॉर्मूला होता है CCl4। ईथर होते हैं, आपका बेंजीन जो होता है वो भी सॉल्वेंट बनता है। तो जिस सॉल्यूशन में पानी के अलावा कोई और सॉल्वेंट होगा तो वो कहलाएगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। घर में भी आप एग्जांपल देखते हो, तुम घर पे खाना बना रहे हो, मान लो तेल में खाना बना रहे हो, या तुम कुछ मैगी बना रहे हो उसमें तुम पानी डाल रहे हो, बटर में बना रहे हो, तो उस केस में पानी तो सॉल्वेंट नहीं, तो वो बन जाएगा हमारा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब हम समझेंगे यार कि कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होता है किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो, उसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन निकालने के बहुत सारे तरीके, एक के बाद हम पढ़ते हैं आगे से। अब हम समझते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। भाई किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, या फिर किसी भी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, वो किससे नापते हैं? हम कंसंट्रेशन से। अब कंसंट्रेशन को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, परसेंटेज ऑफ मास है, परसेंटेज है। ये करके पहले इनके बारे में समझते हैं, फिर मैं आपको उसके न्यूमेरिक देखूँ। सबसे पहला आता है मोलैरिटी। किसी भी चीज के आगे आप कैपिटल M लिखो, जैसे लिखोगे सॉल्यूशन इज 0.15 कैपिटल M, तो आपको आंख बंद करके समझ जाना है ये क्या दे रखी है? मोलैरिटी। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यार अगर लीटर में होना चाहिए, अगर आपको ml में दे रखा है तो उसको आप 1000 से डिवाइड करके लीटर में निकाल देना। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास आपको गिवन होता है और मोलर मास आपको पता होता है। जैसे एग्जांपल H2O का मोलर मास क्या होगा बताओ? आपने कहा H2H का मास हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 into 2 क्योंकि 2 है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये आ गया आपका मोलर मास। और मास जो होगा गिवन होगा, मोलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। और नीचे क्या होना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? लीटर में। तो मोलैरिटी यूनिट कोई पूछे तो मोल पर लीटर, ठीक है, मोलैरिटी यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर। सेकेंड है मेरा मोलैलिटी।
मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स, सेम तरीका क्या है, मास बाय मोलर मास। एक फर्क आ गया बस, नीचे क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है, नीचे क्या लेना है, मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में लेना है आपको, केजी में, याद रखना। वहां पे मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना लीटर में, मोलैलिटी में लेना है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और इसको स्मॉल एम्स लिखते हैं। एक क्वेश्चन आता है एक मार्क्स का, आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, मतलब दोनों नाम दे देंगे, ये भी और ये भी, किसको प्रीफर्ड किया जाता है, विच वन इज प्रीफर्ड, तो आपने आंसर लिखना है मोलैलिटी, और रीजन होगा बिकॉज इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। बात समझ आ गई, ठीक है, ये बात समझ आई, ठीक है। थर्ड आता है मेरा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन देखो एक्स ए और एक्स बी करके कुछ दे रखा है, एक्स ए होता है बेटा जिसके मोल्स आपने मोल फ्रैक्शन निकालना है। एग्जांपल मैंने कहा मेरे पास पानी भी है और मेरे पास क्या है कुछ और, मान लो आप NaCl भी है ना, तो पहले क्या होगा कि अगर आपको क्या है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो यहाँ ए की जगह आप लिख देना H2O, यहाँ पे मोल्स आ जाएंगे, पानी के मोल्स आ जाएंगे ऊपर, नीचे क्या आएंगे दोनों के मोल्स मिला के, यानी NH2O प्लस NaCl। बात समझ आ गई, N मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, ऊपर क्या आएंगे जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसके मोल्स, नीचे क्या आएंगे दोनों के मोल्स को जोड़ के। ये बात समझ आ गई। एक्स ए एक्स बी यही होता, एक्स बी जो होता है सेकंड वाले के मोल्स, जैसे यहाँ पे अगर NaCl होता तो NaCl लिख देते, N of NaCl, और नीचे क्या आता N of NaCl प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। बात समझ आ गई, जिसके मोल्स निकालने ऊपर और जो नीचे क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है ना, ये मोल का फॉर्मूला वही मेरे भाई। अच्छा एक बात आपको याद रखनी है कि XA प्लस XB बराबर 1 होता है, यहाँ लिख देता हूँ ना, इसको रब करके यहाँ लिखता हूँ कि XA प्लस XB बराबर 1 होता है, और XA हो गया 1 माइनस XB। मतलब आपको दो कंपोनेंट सिस्टम दे रखा है, मतलब कि यार पानी और जैसे ये पानी और ये था नमक का, तो अगर आपने एक के मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है तो ये दूसरे का लगाने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला जो आपका आया आंसर उसको 1 में से माइनस कर देना। मान लो एग्जांपल, जैसे मान लो पानी का मोल फ्रैक्शन मान लो आपका कितना आ गया, इसका देखो पानी का मोल फ्रैक्शन आ गया 0.65, तो अगर मोल फ्रैक्शन NaCl का निकालना हो तो 1 में से 0.65 माइनस कर देना, यानी पॉइंट ऐसा कुछ आ रहा। एग्जांपल देके बता रहा हूँ, यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे मेरा है परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज बाय वॉल्यूम। मतलब अगर परसेंटेज की टर्म्स में निकालना हो तो दो तरह से निकलता है, एक होता है परसेंटेज बाय मास और एक होता है परसेंटेज। पहले इन टर्म को समझना, परसेंटेज बाय मास का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आएगा NaCl इज 20% बाय मास। अब इस मान लो ऐसा कुछ लिखी आ गई बात, इसका मतलब क्या है बेटा, टोटल कितना होता है 100 ग्राम। भाई कोई भी चीज अगर मैं परसेंट मानूं टोटल 100% मानी जाती है 100 ग्राम, तो NaCl 20% यानी 20 ग्राम ये हो गया, तो 80 ग्राम मेरा क्या होगा, पानी है जो भी सॉल्वेंट लिया है। तो यहां से आप मोल बाय मोल मास निकाल सकते, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ मास है मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, पर अगर उसने लिखा परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम तो आपको याद रखना है ये कितना होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 100 सेंटीमीटर वॉल्यूम लिक्विड प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो ये बात समझ आ गई। ऐसे मास परसेंटेज का एक फॉर्मूला है मास ऑफ कंपोनेंट, यानी जिसका भी मास दे रखा है और पूरा सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट का मास को मिला के इनटू 100, वॉल्यूम परसेंटेज में है तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब हमने जो भी हमें टॉपिक पढ़े मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, इस पे हम सारे न्यूमेरिकल्स करें ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। Calculate the mass percent of benzene bracket में CCH6 and carbon tetrachloride CCl4 if 22 gram of benzene dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride। ठीक है बेटा, अब मेरी बात सुनो। सबसे पहले टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। मैंने आपको पहले बताया था एक सॉल्यूट होता है एक सॉल्वेंट होता है। अब आप देखो 22 ग्राम बेंजीन है और 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो जो कम होगा वो सॉल्यूट होगा, यानी बेंजीन जो है सॉल्यूट और ये सॉल्यूट। हालांकि इस क्वेश्चन में मतलब नहीं चीज से, तो सॉल्यूशन तो दोनों का मास मिक्स करके बनता है, यानी अगर मैं 22 ग्राम और 122 ग्राम जोड़ दूं कितना आएगा 144 ग्राम आ गए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। अब दोनों का निकालना, हमें निकालना है मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, तो आपने लिखा है मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, तो ऊपर मैंने आपको बताया क्या आएगा, जिसका निकालना मास ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय
टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 है ना भाई। अब बेंजीन का मास कितना देखो, कितना बेंजीन का मास लिखा है 22 ग्राम, तो 22 ग्राम ऊपर लिख दूं। नीचे टोटल मास कितना है सॉल्यूशन का, भाई सॉल्यूशन का मास 144 आ गया, इनटू 100 करेंगे तुम्हारा आंसर आएगा। और ये कितना आ रहा है, करके आ रहा है 15.28%। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई? यही तो पढ़ा ना मास परसेंटेज में, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट, जिसका ही मास निकालना है। अब दोनों का पूछा, देखो लाइन देखो, मास बेंजीन एंड, अब मास परसेंटेज ऑफ निकालो, मास परसेंटेज ऑफ CCl4, तो ऊपर क्या है मास ऑफ CCl4 कितना है 122, नीचे क्या है टोटल मास कितना है भाई हमने निकाल लिया 144, इंटू 100 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ रहा है 84.72%। तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा, किस तरह से आपको मास पर, सिंपली फॉर्मूला है, ऊपर जिसका मास पूछा वो रखना, नीचे टोटल मास इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन containing 9.8 ग्राम H2SO4 into 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। अब आपको ध्यान रखना है, मोलरिटी होती है कैपिटल एम से, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दोनों में सॉल्यूट के मोल्स आते हैं, चाहे मोलरिटी है, बट नीचे क्या आएगा, मोलरिटी में आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। सॉल्यूट क्या है देखो 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 एक ही है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास बाय मोलर मास। जरा मोलर मास निकालो, मोलर मास ऑफ H2SO4 1 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, तो कितना आ गया 74, 84, 94, 98 आना चाहिए ना, 4, हाँ 98 आ गया देखो, तो कितना आ गया 98 मास पे मोल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, देखो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में करने के लिए आप डिवाइड किससे करते हैं, 1000 से, ठीक है ना। अब डेसिमल हटाओगे तो ये 0 आ जाएगा, देखो सीधे 10 से चला गया, ये 1/4 आ गया, ऊपर गएंगे तो 4/10 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा मेरा 0.4 कैपिटल एम। बात समझ आ गई? तो हमने एक न्यूमेरिकल हमने मास परसेंटेज का देख लिया, एक हमने मोलरिटी का देख लिया, एक हमने मोल फ्रैक्शन का देख लिया, है ना। तो सारे हमने कंबाइन करके एक मोलरिटी का देख लिया, तो सारे के सारे हमने कंबाइन करके तीनों जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स थी जो हमारे CBSE बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे पे एक न्यूमेरिकल एक आइडिया लग गया आपको। अब हम आगे चल के पढ़ेंगे हेनरीज लॉ क्या होता है और कैसे हेनरीज लॉ मास का प्रेशर से रिलेशन शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड CH3CH in 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है। सबसे पहले देखो यार मोलैलिटी निकालते हैं, और वही घिसा पिटा फॉर्मूला है, मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। अब आपने बोला कि यार सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट वो होता है जिसके कम होती है क्वांटिटी। अब आप देखो 2.5 ग्राम और 75 ग्राम, तो कम कौन सा 2.5 ग्राम, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मास अपॉन में मोलर मास, ये भी बता रखा है। अच्छा मास कितना है, सॉल्यूट का मास लेना है, कितना है 2.5, ठीक है। अब मोलर मास कितना होता है CH3COH का, देखो CH3COH का आप मोलर मास निकालो, यहां लिख लो आप, एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं अच्छे, ताकि आपको अच्छे से। मोलर मास ऑफ, तो कार्बन का होता है 12 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 1, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15, 27, कितना आ गया देखो 15, 15 और 12 27 प्लस 33, तो कितना आ गया 60 ग्राम आ गया ना। तो मोलर मास मिल गया 60 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट ज्यादा यानी 75 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करके इसे डिवाइड कर देंगे आप 1000 से। तो अब इसको सॉल्व करो, पॉइंट हटाया देखो 600 आ जाएगा, एक जीरो गया, 50 4 आ गया, 25 3 और ये आ गया 40। तो अब इसको सॉल्व करके करो 1/24 डिवाइड बाय 3/40, तो कितना आ जाएगा 40/3, 4 10 4 6 जा 2 5 जा 10 2 3, तो आ गया 5/9। तो पॉइंट लगाया 0 आ गया, 0.4 आ गया। बात समझ आई? मोलैलिटी कितनी आ गई हमारी 0.4। तो ये क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या पूछा, देखो सेकंड पार्ट में आपसे पूछा उसने कि भाई मोल फ्रैक्शन में बताओ,
मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड। तो एक बात सुनो, अब मोल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये तो समझ आ गया, ठीक है। जब आप लगाओगे मोल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला, तो मोल फ्रैक्शन जैसे इथेनॉइक एसिड का निकालना है, तो उसमें क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉइक एसिड ऊपर आएंगे, और नीचे क्या आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COH प्लस, क्योंकि नीचे आता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, किसके आएंगे, बेंजीन के। या बेंजीन का क्वेश्चन में फॉर्मूला गिवन नहीं है आपको, तो आपको वैसे पता होना चाहिए, बेंजीन होता है मेरा C6H6, ठीक है जी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, बेंजीन की जगह लिख दिया, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COH कैसे निकालेंगे, मास बाय मोलर मास। तो मास कितना गिवन है CH3COH का, 2.5 डिवाइड बाय 60। यहाँ पे देखो नंबर सेम ही आ जाएगा। अच्छा, अब बेंजीन के मोल्स निकालने, यहाँ लिख लो मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, या फिर आप CCH6 भी लिखते हो। तो मास कितना ऊपर कितना गिवन है, 75 ग्राम। मोलर मास कितना है, बेंजीन का मोलर मास निकालो, मोलर मास ऑफ बेंजीन, यानी ये कितना आएगा, देखो CCH6 होता है, कार्बन का होता है 12 × 6 + 1 × 6, तो कितना आ गया मेरा 78 ग्राम। तो यहाँ पे लिख दो कितना, मास कितना है 75/78। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो कुछ आ रहा है हमारा 0.0416। बात समझ आ गई कि मोलरिटी कैसे निकालनी है, आपको अच्छे से समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें हम जानेंगे मोलरिटी कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट है मेरा हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ समझने से पहले आपको डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। मास ऑफ ए गैस डिसॉल्व इन ए गिवन वॉल्यूम लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम। देखो कि किसी भी लिक्विड में कितना मास आप लिक्विड वो डिसॉल्व होगा, डिपेंड कितना करेगा, कितना प्रेशर आप पे लगा है, ठीक है। तो एम इज डायरेक्टली प्रूव की, M = KP, के मतलब है हेनरीज कांस्टेंट। अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग हेनरीज कांस्टेंट, और ऐसा भी होता है कि अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो उसी गैस का हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। दूसरे वर्ड्स में कहें, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम, है ना। अब देखो यहाँ पे P क्या प्रेशर, KH क्या मेरा जो भी गैस का हेनरीज कांस्टेंट होगा, X से होगा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के बारे में वीडियोस में पहले मैं बता चुका ना। लिमिटेशन क्या है कि क्या कमी है, हर जगह अप्लाई नहीं होता। जहां पे प्रेशर लो ना होगा और टेम्परेचर हाई होगा, उन्हीं गैसेस के सामने आप ये लगा सकते हैं एडिशन, नहीं तो नहीं लगा सकते। सेकंड है, जो भी गैस आपने ली है वो सॉल्वेंट के साथ कोई कंपाउंड ना बनाए। जैसे मान लो यार आपने NH3 ली है, अब सॉल्वेंट ले लिया आपने H2O, तो ये आपस में रिएक्ट करके NH4OH बना लेंगे, तो यहाँ पे हेनरीज लॉ नहीं लग पाएगा। ये बात समझ आ गई। एप्लीकेशन की डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे आप हेनरीज लॉ देखते हैं। पहला, इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, जितनी भी बेटा कोल्ड ड्रिंक्स हैं, थम्स अप है, पेप्सी है, कोका कोला है, आप जब भी देखोगे, जब आप उसको मान लो हिला के ला रहे हैं, आप उसको ऐसे करके ला रहे हैं, तो जब आप ढक्कन जैसे खोलते हैं उनका, तो एकदम से प्रेशर के साथ बाहर स्प्लैश की तरह बाहर आती है। वो इसलिए होती है कि उसमें क्या कर रखा था उन्हें, प्रेशर से गैस डाली होती है ताकि वो खराब ना हो, और जैसे आपने ढक्कन खोला तो वापस प्रेशर बाहर आता है। तो इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन भी हो गया। सेकेंड है मेरा डीप सी डाइविंग। इसी डीप सी डाइविंग को आप कहते हैं स्कूबा डाइविंग, है ना। वो ऐसे मुंह पे लगा के जंप मारते हैं। अब वहां क्या होता है, पानी के अंदर क्या होती है कहानी, पानी के अंदर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन भी है। ऑक्सीजन तो हमारे लिए हानिकारक नहीं है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में। पर नाइट्रोजन की क्या होता है, उसका प्रेशर ज्यादा होता है, वो ऊपर आते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, जिससे हमारे बैंड्स और एक बीमारी भी हो जाती है, आप कहते हैं बैंड्स या फिर डिकम्प्रेशन सिकनेस। डिकम्प्रेशन सिकनेस हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा ये। ऐसी अगर आप तीसरे पे चलो, फॉर क्लाइंबर्स और पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, पहाड़ों में जो लोग रहते हैं वहां पे पहाड़ों में प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से क्या है, ऑक्सीजन लेवलिटी लेस होती है, और उनकी वो एक बीमारी हो जाती है, उसे कहते हैं एनोक्सिया। एनोक्सिया, तो ये बीमारी का नाम इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट टाइप ऑफ डिजीज पर्सन इज सफरिंग फॉर पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। तो आपको क्या लिख के आना है, हेनरीज लॉ, ठीक है। ये आपसे पूछ सकते हैं, बीमारी का नाम दे दे कि बताओ यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई है। एक लाइन में अगर हेनरीज लॉ को समझो कि मास इज डायरेक्टली प्रूव, जितना ज्यादा मास ऑफ गैस डिसॉल्व कराना आपको उतना ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, या जितना ज्यादा प्रेशर इस गैस पे लगाओगे उतना ज्यादा मेरे मास ऑफ गैस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। देखो होता क्या है,
जनरली मान लो आप घर पे खाना बना रहे हो, है ना, और आपने पतीले में आप चावल बना रहे हो, तो आपने क्या करा, जैसे ही गैस जलाते हो, कई बार एक आप थाली से ऊपर रख देते हो उसके, और जब आप थोड़े टाइम बाद थाली को उठाओगे तो थाली पे आप देखोगे कि कई सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल जब नीचे की तरफ जम जाते हैं, तो उस समय क्या होता है यार, रेट ऑफ इवापोरेशन बराबर, जितने मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर से वाटर में कन्वर्ट होते हैं, बराबर हो जाते हैं, तभी तो इक्विलिब्रियम कहा गया। उस स्टेज को कहा जाता है इक्विलिब्रियम। और जो जब आप ऐसे करके मान लो एक क्लोज वेसल है और आपने देखा कि यार वेपर कितना प्रेशर लगा रहे हैं इस पे, और आप मैनोमीटर से नापते हैं, मैनोमीटर जो काम करता है वेपर, तो इसे कहते हैं आप वेपर प्रेशर, है ना। तो ये समझ आ गया, वेपर प्रेशर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। मैं आपसे बोलूं फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, देखो अगर आपने मान लो सपोज टेम्परेचर बढ़ाया, तो अगर वेपर प्रेशर क्या है, मॉलिक्यूल्स का प्रेशर, तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल दीवारों पर टकराएंगे, मान लो ऊपर वाली दीवार पर टकरा रहे हैं, तो उतना ज्यादा प्रेशर लगे, तो जितना टेम्परेचर हाई होता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, उतना ज्यादा हमारा वेपर प्रेशर होता है। फिर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे भी होता है कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक है बेटा, तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जाएंगे ना, और ज्यादा मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो दो फैक्टर मैंने आपको बता दिए। फिर इसी चीज को समझाने के लिए एक टॉपिक आया, राउल्ट्स लॉ और वोलेटाइल सॉल्यूट। वोलेटाइल क्या होता है, जो हमें घुल जाते हैं। सपोज आपने जमीन पे कहीं देखा पेट्रोल फेंक दिया, घुल जाएगा, आपने अल्कोहल देखा थोड़ा टाइम बाद आपको डिजोल्व हो जाएगा, तो उसे कहते हैं वोलेटाइल सॉल्यूट। ये कहता है इन ए सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट at a given temperature is equal to mole fraction of that component in the solution multiplied vapor pressure that component in the pure state। यानी सॉल्यूशन मतलब देखो क्या होता है यार, मान लो मेरे पास एक बीकर है, कुछ भी मान लो, दो चीजों मिलके बनाए, एक टाइप ऑफ कंपोनेंट बी, ठीक है बेटा। अब आप मुझे बताओ, मैंने कहा कि एक में प्रेशर ब्रेक है पी ए और बी का कितना है पीबी। अगर ये प्योर स्टेट में होता, मतलब अगर ए के साथ बी नहीं होता या बी के साथ, तो इसका प्रेशर कितना कहलाता, पी ए नॉट। इसके बाद अगर ए नहीं होता तो पी बी नॉट। ये किस में, मेरा प्योर स्टेट में। तो ये कहता है पी ए बराबर होगा पी ए नॉट इंटू एक्स ए। एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पी बी कितना होगा, पी बी नॉट इंटू एक्स बी। अब दोनों ही लिक्विड जो है बीकर में रखे हुए हैं, तो अगर मैं आपसे बोलूं टोटल प्रेशर, तो आपने बोलना यार टोटल प्रेशर ऑब्वियसली बात है, दोनों को ऐड करके आएगा, तो पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी ए की वैल्यू आपने पुट करी पी ए नॉट एक्स ए, पी बी की वैल्यू पुट करी पी बी नॉट एक्स बी। अच्छा, फिर आपने कहा यार सर एक्स ए प्लस एक्स बी वन होता है, तो एक्स ए वन होता है, वन माइनस एक्स बी पुट कर दिया, कॉमन लिया, तुम्हारा कितना आ गया प्रेशर, पी बी नॉट माइनस पी नॉट इंटू एक्स बी प्लस पी ए नॉट। पी ए नॉट और पी बी नॉट क्या, प्योर स्टेट में, ठीक है। अच्छा, एक ग्राफ भी देख लो आप यार, ये देखो, ये पी ए, ये है पी बी इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी का। पहले आप देखो यार, यहाँ पे देखो एक्स ए मेरा वन है, तो एक्स बी जीरो होगा, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी क्या है, वन होता है। यहाँ पे एक्स ए जीरो है तो एक्स बी वन है। ये कर्व है देखो मेरा, पी बी इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी का, ये कर्व है पी ए इंटू पी ए नॉट एक्स ए, और पी टोटल क्या होगा, वो कुछ इस तरह से आएगा, पी ए प्लस पी बी। बात समझ आ रही है। अब हम देखेंगे यार राउल्ट्स लॉ पे एक न्यूमेरिकल, किस तरह से हमारे राउल्ट लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए मोलर मास इक्वल टू 140 ग्राम was dissolved in 1000 gram of liquid B, molar mass 180 gram. The vapor pressure of pure liquid B was found to be passed through torr. Calculate the vapor pressure of pure liquid A and its vapor pressure in the solution if total pressure of the solution is 475 torr। ठीक है बेटा, फॉर्मूला देखो क्या लगेगा, P total equal to PA plus PB, है ना, और P total के है PA नॉट इंटू एक्स है, ये तो राउल्ट्स लॉ है, प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। अब देखो इस फॉर्मूले में क्या क्या गिवन है, टोटल प्रेशर है 475, प्योर लिक्विड बी का कितना है, प्योर लिक्विड का 500 है भाई, पी ए नॉट कितना है वेपर प्योर, ये निकालना आपने, एक्स से एक्स बी आपको मिल जाएंगे। अब देखो कैसे निकालना, देखो एक्स से होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या होता है, मास बाय मोलर मास, तो कितना दे रखा है 100 मास है, और मोलर मास कितना है 140, देखो ना ले, सेम 100 बाय 140। बी का मास कितना है 1000 ग्राम, मोलर मास कितना है 180,
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, जो हमारा आंसर बटेगा हमारा, वो हमारा बनेगा 0.114 बेटा, 0.114, यानी एक्स ए की वैल्यू 1 अब आपने बोला एक्स बी भी तो निकालना, तो एक्स बी क्या होगा 1 माइनस एक्स ए। भाई अगर दो कंपोनेंट होते हैं तो एक की वैल्यू अगर आ जाए तो दूसरे, तो 1 माइनस 0.114, ये आएगा आपका 0.886, तो दोनों मोल फ्रैक्शन मिल गया आपको 0.886, ठीक है। अब सारी वैल्यू पुट कर दो, देखो यहां पुट कर दो, देखो 475 इक्वल टू पी ए नॉट निकालना है, पी ए नॉट को पी ए नॉट रख दो, एक्स ए की वैल्यू आ गई 0.114, एक्स बी की वैल्यू कितनी है, पी बी नॉट की वैल्यू कितनी है 500, एक्स बी की वैल्यू 0.886 है ना। और जब इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो पी ए नॉट का हमारा जो वैल्यू निकल के आ रहा है, पी ए नॉट का हमारा वैल्यू आएगा 280.7 टॉर। टॉर की यूनिट होती है ना प्रेशर की, ये आ गया। अच्छा, तो ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड आ गया। अच्छा, और वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन में निकालना, वो क्या होता है पी ए, भाई पी ए नॉट तो प्योर स्टेट में आ गया। देखो दो चीज बोले, कैलकुलेट द वेपर प्योर लिक्विड ए, और सॉल्यूशन में क्या होगा पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। पी ए नॉट आ गया 280.7, एक्स ए कितना आ गया हमारा 0.114। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरा आंसर, जो मेरा आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है मेरा 32 टॉर। तो जो जो क्वेश्चन में पूछा था दोनों बातें हमारी आ गई। आपको ध्यान से देखना किस तरह से आपको राउल्ट्स लॉ लगाना है। हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एट 373 केल्विन। द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर 105.2 किलो पास्कल एंड 48.6 किलो पास्कल. What will be the vapor pressure of a mixture of 26 ग्राम of octane 35 ग्राम octane? सबसे पहले बात समझो, क्या पूछा है इसमें, टोटल वेपर प्रेशर पूछा है, ठीक है। ये क्या होगा पी ए प्लस पी बी, है ना। अच्छा, पी होगा पी ए नॉट इंटू एक्स ए और पी बी होगा पी बी नॉट इंटू एक्स बी। आपको टोटल प्रेशर निकालना है, ठीक है। पहले वाला मान ले प्रेशर ऑफ हेक्सेन, देखो पी ए नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है 105.2 किलो पास्कल। अब आपने कहा हमें कैसे पता, ये देखो कि ये प्योर है। देखो यहाँ पे लिखा 373 केल्विन ना, तो केल्विन क्या होता है मेरा C प्लस 273। तो अगर 373 तो सेल्सियस में कितना रहा होगा ये 100, और 100 डिग्री में प्योर होता है ना, हाँ जी। तो ये जो वैल्यू पी ए नॉट की है, एक्स होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन, हेप्टेन के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन। ऐसे पीबी कितना दे रखा है मुझे, पीबी दे रखा है मुझे 48.6, एक्सबी क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन। ठीक है भाई, अच्छा सुनो, पहले ना एक काम करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन निकालते हैं। हेप्टेन का फॉर्मूला क्या होगा C7 मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन, तो C7H16 होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन कितना आएगा, मास बाय मोलर मास कितना आएगा इसका, देखो कितना दे रखा है 26 ग्राम, और मोलर मास कितना आएगा C7H16 का 12 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 16, 77 80 84 90 100 आ गया बेटा, 77 84 90 100 आ गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स आप निकालो ऑक्टेन, इसका होता है C8H18 ना, तो कितना आएगा, मास कितना गिवन है 35 और टोटल मास कितना है 12 इंटू 8 प्लस 18, ये आ गया 80 88 96 100 114 आ गया 114 है ना। देखो ठीक है, अब इस वाले में मैं वैल्यू पुट कर दूं, देखो कैसे 105.2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन कितने आ गए, ये हेप्टेन है ना 26/100 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ 26/100 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन 35/114 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन 48.6 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्टेन कितने होते हैं 35/114 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा 26/100 प्लस,
और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कुछ बनेगा। हमारा आंसर जो बन रहा है यहाँ पे आंसर निकल के आ रहा है हमारा 73.47 किलो पास्कल। बात समझ आए किस तरह पे राउंड लॉ पे आपके क्वेश्चन। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सबसे पहले यार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। दोस प्रॉपर्टी भी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अंडरलाइन कर लो, जो प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है सॉल्यूट की, एंड डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर, कैसा सॉल्यूट लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ डिपेंड करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल। तो चाहे हिंदी में समझो चाहे इंग्लिश में समझो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, नॉट ऑन नेचर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम बताऊं। पहला कॉलिगेटिव प्रोबेबिलिटी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यहां मैंने फॉर्मूला दिया है। सेकंड है ऑस्मोटिक प्रेशर, यहां फॉर्मूला। ऐसे करके मैंने 4 प्रॉपर्टी लिख दी है, एक एक करके इनको समझ। सबसे पहले देखो लिटिल लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है P नॉट माइनस PS बाय P नॉट इक्वल टू N2 बाय N1 प्लस। इन टर्म्स का मतलब समझो। देखो N2 होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो भी कम क्वांटिटी में होता है सॉल्यूट है, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आएगा मास बाय मोलर मास। जब भी आप देखो W2, जब भी आप देखो M2, जब भी आप देखो N2, हमेशा याद रखना वो सॉल्यूट के ही, ठीक है। N1 क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूट को छोड़ के क्या बचा, सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, अगर लिखना चाहो तो उसको लिख लो भाई W1 बाय M1, है ना, ये तो सिखा रखा मैंने, ठीक है। P नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मतलब यार अगर पानी है, मान लो तुमने पानी में कुछ भी नहीं मिलाया, खाली पानी है, तो उसका वेपर प्रेशर 760 होता है। ऐसे ही बेटा कोई चीज मिक्स नहीं है। PS है, अगर उसमें कुछ मिक्स कर दिया है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ आ गई। अगर सॉल्यूशन आइडियल है, मतलब कई बार ये होता है कि सॉल्यूशन इफ द सॉल्यूशन इज आइडियल, तो N1 प्लस N2 की जगह खाली N1 आता है, क्योंकि इसके मोल्स ना के बराबर। ये बात समझ आ गई, ये फॉर्मूला समझ आ गई। सेकंड है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, मैं आपको बाद में समझाऊंगा, जब मैं इसका अभी बता रहा हूं आगे वीडियो में। पाई होता है मेरा फॉर्मूला है पाई इक्वल टू CRT। पाई होता है ऑस्मोटिक प्रेशर जो आपको निकालना होता है, ठीक है। ये वो मैथ वाले पाई बिल्कुल नहीं है कि इसकी 22/7 वैल्यू 3 पॉइंट। पाई यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है। T है टेम्परेचर इन केल्विन। हमेशा अगर केल्विन में दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो सेल्सियस लिखिए 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 प्लस 273 कन्वर्ट करके आ जाएगा केल्विन में। R मेरे भाई यहाँ पे होता है सॉल्यूशन कांस्टेंट। हालांकि स्टेट्स ऑफ मैट्रिक चैप्टर 11 में आपने वहां पे गैस कांस्टेंट करके पढ़ा होगा, पर यहाँ पे वैल्यू तो सेम ही है, नाम बदल लिया। वैल्यू क्या क्या होती है सॉल्यूशन इसकी, 8.314 अगर जूल पर केल्विन पर मोल में दिया, पर लीटर बार या एटमॉस्फेयर में दिया तो आपने क्या रखना है 0.02, है ना। तो आप वैल्यू देख लेना। C मेरा भाई कंसंट्रेशन, जो आप मोलैरिटी निकालते हो, मोलैलिटी निकालते हो, वो सारी कंसंट्रेशन में आती है ना। तो जो गिवन होगा उसके हिसाब से आप देख लेना। बात समझिए। पाई इक्वल। थर्ड है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। स्मॉल m मैंने आपको बताया मोलैलिटी, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट। डेल्टा देखो, डेल्टा मतलब चेंज इन किसमें, फ्रीजिंग पॉइंट। KF क्या आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। भाई फ्रीजिंग की बात होगी तो फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं एक नंबर में डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, या फिर क्रायोस्कोपिक भी बोला जाता है। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ये होता है, क्रायोस्कोपिक एक ब्रांच होती है जो बहुत लो टेम्परेचर की स्टडी कराती है, माइनस में, इसलिए क्रायोस्कोपिक। भाई फ्रीजिंग में तो लो टेम्परेचर होगा, कहेंगे डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। अगर देखो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन को मैं 1 रख दूं तो डेल्टा TF क्या आएगा, KF इंटू 1 यानी KF। तो क्या बोलोगे, इट इज डिफाइंड एट डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी। ये बात समझ आ गई, ठीक है। चौथा है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये होता है बॉइलिंग पॉइंट, है ना। डेल्टा TB मैंने अगेन बताया, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन BP लिख दूं, ठीक है। स्मॉल m आपको मैंने बता दिया 1000 बारी, मोलैलिटी। KB क्या होता है, देखो KB को हम कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं, इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट, EBULIOC ना कांस्टेंट। आपसे पूछेंगे डिफाइन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इब्लोस्कोपिक, आप डेफिनेशन वही है, इसको 1 पुट कर दोगे, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी। अब ना जो भी हमने 4 प्रॉपर्टी लिखी है
इन पे सब पे मैं आपको दो दो न्यूमेरिकल कराया था ताकि आपको अच्छे समझ आए कि क्वेश्चन का टाइप किस तरह से आता है। नीचे दिख रहा था। पहला क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ ए 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस एट 373 केल्विन 1045 कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यार पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए फॉर्मूला कौन सा लगाना है। वो जो फॉर्मूला है लिटिल और पी नॉट माइनस पी एस एन टू एन। अब देखो ना कैसे पता, क्योंकि कुछ चीजें गिवन है, मेरी बात सुनो। ये देखो ये दे रखा है, तो ये पी एस दे रखा है 745 mm। भाई प्रेशर तो mm में होता है, ये तो आप पता ही, ठीक है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मैंने आपको बताया था, मोलर मास सॉल्यूट के लिए क्या निकालते हैं, M2 क्वेश्चन मार्क। अच्छा पी नॉट क्या होगा, प्योर वाटर बेटा, प्योर देखो 373 केल्विन पे, यानी कि है ना, कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस पानी प्योर होता है, ठीक है, ये तो मानोगे। तो पी नॉट कितना आ गया 760। आपने कहा आपको डेफिनेट वैल्यू गिवन वैल्यू नहीं होती है, पता ही होता है आपको, क्या पानी का जब भी प्योर होगा, ठीक है। पी नॉट मिल गया, पी एस मिल गया, N2 क्या होता है देखो, N2 तो निकालना, N2 होता है W2 बाय M2। अच्छा M2 तो निकालना है, W2 जरा देखना। अगर मैं आपसे कह रहा हूं 5% एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए यार, और सॉल्यूशन कंटेनिंग वाटर एज सॉल्वेंट। तो अगर मैं टोटल 100 ग्राम मानता हूं तो 5 ग्राम मेरा क्या है, सॉल्यूट, भाई कम क्वांटिटी वाला, और बाकी कितने बच गए 95 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है जी, अब ये बात समझ आ गई। अच्छा देखो W2 कितना आया, W2 कितना आया 5 ग्राम आया, ठीक है। N1 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और वो क्या होता है W1 बाय M1। सॉल्वेंट क्या आपका मुझे बताना, आपने कहा सर पानी है, पानी का जब तुम मोलर मास निकालते हो कितना आता है 18, भाई ये तो होता है H2O, कैसे निकालोगे 1 इंटू 2 प्लस 16, 18 आ गया। मास गिवन कितना है 95 ग्राम, तो 95/18 आ गया। यहां तक समझ आ गया। अब सारी वैल्यूज ले जाके इस फॉर्मूला देखो, पी नॉट की जगह क्या रखोगे आप मुझे बताओ 760, पी एस क्या है 745, पी नॉट कितना है 760, N2 कितना है N2 बाय N1, N2 क्या है 5 बाय M2, हाँ कि ना। M1 कितना है, N1 कितना है 95/18, वैल्यू पुट करो कितना आएगा 15/760 इक्वल टू 5/M2 इंटू 18/95, रेसिप्रोकल 5 9, है ना, सही है ना, हाँ। अब सारी इसको वैल्यू को दलियो M2, इसको करो 5 3 5 15 75, ठीक है। तो जब M2 का वैल्यू निकालोगे इधर ले आके तो आएगा कितना आएगा बताओ, 18 इंटू 152 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 152 डिवाइड बाय 19 इंटू 3। सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर बनेगा कितना बनेगा, अगर आप और करो तो 19 8 जा 152 होता है ना, हाँ जी, 3 6 जा 18, तो आपकी M2 की वैल्यू कितनी आ गई 48। बात समझ आई, क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आप क्वेश्चन की एक बारी लैंग्वेज समझ जाओगे तो क्वेश्चन बड़ा आसान है। फिर आपको गिवन लिखना है, जो जो चीज़ें गिवन है, फिर आपको फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन 353.23, जो भी ये वैल्यू आप अंडरलाइन करो ना, 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू मोलर मास Kb, ठीक है। अब जब आपको Kb दे दिया तो ऑब्वियसली बात है फॉर्मूला एक ही बचा, डेल्टा Tb इक्वल टू Kb इंटू एम। अच्छा मोलैलिटी का थोड़ा समझो, मोलैलिटी होती क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी इसके जगह लिख दो मास ऑफ सॉल्वेंट इन Kg, W1/1000। तो डेल्टा Tb बन गया Kb इंटू W2/M2 1000/W1। तो इन शॉर्ट वही फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था ये बन जाए, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा Kb आपका दे रखा है 2.53, यहां तक ठीक है। डेल्टा Tb कैसे निकालोगे, देखो दो बॉइलिंग पॉइंट दे रखे, एक मेरा दे रखा है 354.11 और दूसरा दे रखा है 353.23। तो जब आप इसको माइनस करोगे, करो उसको जरा माइनस, 353.23, ठीक है, 8.88 आ गया। तो डेल्टा Tb कितना आ गया मेरा 0.88 आ गया, ठीक है सर। डेल्टा Tb आ गया 0.88,
W2 कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा देखो 1.80 ग्राम है और 90 ग्राम है, कम कौन सा है, 1.8 लिख दिया ज्यादा। M2 क्या है, निकालना है ना, सॉल्यूट मतलब M2। W1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, कितना दे रखा है 90। तो मेरे भाई जब आप इन सारी वैल्यू को करोगे सॉल्व तो M2 की जो वैल्यू निकल के यहाँ पे आएगी हमारी, M2 की आएगी मेरी 58 ग्राम, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो कर सकते हो। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 58 ग्राम। बात समझ आई, क्वेश्चन किस तरह करना है। हम्म? अब हम जानेंगे ओस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या होता है, दोनों की डेफिनेशन बताऊंगा, फिर आप में डिफरेंस बताऊंगा, फिर इसके बाद मैं आपको रिवर्स ओस्मोसिस बताऊंगा, फिर मैं आपको ओस्मोटिक प्रेशर पे न्यूमेरिकल बताऊंगा, ओस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन। समझते हैं ओस्मोसिस क्या होता है। द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जाते हैं, और फ्रॉम अ लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू अ मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जहां पे कंसंट्रेशन कम हो से ज्यादा कंसंट्रेशन पे जाते हैं थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसका एक बार दोबारा समझते हैं। उसने बोला कि मूवमेंट है किसका, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, कहां से, लेस कंसंट्रेटेड जगह से ज्यादा, जहां पे क्वांटिटी कम है, जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, वहां से वो ज्यादा चाहते हैं, ज्यादा कंसंट्रेशन में, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है कुछ सेलेक्टेड चीजों को ही पास करना देता है, सारी चीज बाद। एग्जाम्पल आप समझो, गाँव ये आपकी चाय बनाते हो, है ना, तो चाय की छन्नी में क्या होता है कि इसमें से जो चाय वो पास हो जाती है, उसके बाद जो पार्टिकल्स उसके रह जाते हैं। उसी तरह एक सेमी परमेबल सेलेक्टेड चीजों को पास, परमेबल मतलब कि अपने से अलाउ करता है पास होना, सेमी मतलब आदि, है ना। ये आज समझ आ गई ओस्मोसिस की डेफिनेशन। अब समझो डिफ्यूजन की, मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर। पार्टिकल्स का आपस में मिक्स होना, ये कहलाता है हमारा डिफ्यूजन। अब समझो यार डिफ्यूजन किस तरह होता है। मान लो कि यार तुम कहीं पे भी, तुम मान लो कोई डिओड्रेंट छिड़का तुमने कहीं पे ना, मैंने डिओड्रेंट यहाँ पे छिड़का, स्मेल वहां तक गई, तो क्या हुआ, अपने स्मेल का मतलब क्या है, पार्टिकल्स तोड़ के गए। घर में आप अगरबत्ती कर रहे हो, आप भगवान की पूजा कर रहे हो, आपने बहुत सारी अगरबत्ती चलाई, तो पूरे कमरे में क्या होता है, महक चल जाती है। तो इसमें क्या हुआ, पार्टिकल्स मिक्स हुए, इससे हम कहते हैं डिफ्यूजन, है ना। डिफ्यूजन सॉलिड्स में भी होता है, डिफ्यूजन लिक्विड्स में भी होता है, डिफ्यूजन गैसेस में भी होता है। सॉलिड्स का एग्जांपल दूं, जैसे आपने कभी देखा हो स्कूल में टीचर क्या होते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखते चौक से, तो जब आप उसको मिटो देते तो कुछ इंप्रेशन बना रह जाता ना लिखे हुए का, उसे कहते हैं डिफ्यूजन सॉलिड्स। डिफ्यूजन लिक्विड्स की बात करूं कि मान लो आपने किसी पानी में इंक डाल दी है, तो उसका फैलना होगा, डिफ्यूजन लिक्विड होता है। डिफ्यूजन गैसेस तो एग्जांपल है ये मैच स्टिक हुआ, जो अगरबत्ती वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया, जोड़ा ना। समझो कि ओस्मोसिस डिफ्यूजन में क्या फर्क है। देखो ओस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा जो काली सेलेक्टेड चीजों को पास हो जाएगा, पर डिफ्यूजन में तो सिर्फ पार्टिकल अपने आप मिक्स हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि कौन सा पार्टिकल जाएगा, वो आपस में बस मिक्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे नो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड। इट अप्लाइज टू सॉल्यूशन ओनली, लिक्विड में ही होता है। इट टेक प्लेस इन गैसेस एज वेल एज सॉल्यूशन, गैसेस में भी होता है, सॉल्यूशन लिक्विड में भी होता है, डिफ्यूजन दोनों में होता है, इवन सॉलिड्स में भी होता है ना। ओस्मोसिस कैन बी स्टॉप द रिवर्स, भाई एक आगे जाके बताऊंगा रिवर्स ओस्मोसिस, या वहां पे आपको बताऊंगा बेटर कि इसको रोक भी सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं। या डिफ्यूजन कैन नॉट बी स्टॉप द रिवर्स, नहीं कर सकते। लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ओस्मोसिस में क्या होता है कि लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल जाते हैं। डिफ्यूजन देखो हायर टू लोअर। डिफ्यूजन को ऐसे भी समझो ना, मैंने अपने ऊपर डिओड्रेंट लगा लिया, तो कंसंट्रेशन कहाँ पे, मैं डिओड्रेंट छिड़का हूं यहाँ पे, तो कंसंट्रेशन यहाँ है, पर स्मेल तो वहां तक जा रही। तो हायर कंसंट्रेशन जहाँ पे सोर्स है, जहां मैं हूँ, और वहां तक स्मेल जा रही है, तो हायर कंसंट्रेशन लोअर। और डिफ्यूजन में क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब हम समझेंगे ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, रिवर्स ओस्मोसिस क्या होता है, और उस पर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। अब हम समझेंगे ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। देखो सबसे पहले डेफिनेशन पे जाते हैं। मिनिमम एक्सेस प्रेशर that has to be applied on the solution to prevent the entry of solvent into solution through a semi permeable membrane। यार एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूशन होता है। अच्छा देखो ये पिस्टन है, पिस्टन आपने देखो इंजेक्शन वगैरह देखे, जनरल इंजेक्शन वगैरह आपने देखे भी नहीं होंगे, ऐसे करके उसको प्रेस करते हैं। इसी तरह से एक पिस्टन टाइप का सिलेंडर से होते हैं, गैस सिलेंडर्स में आप ऐसे प्रेस करते हैं, तो एक पिस्टन है। अच्छा पिस्टन करता क्या है, पिस्टन देखो अगर मैं मान लो कोई चीज है, मान लो मैं इसे ऐसे प्रेशर लगा रहा हूं ऊपर से, तो ये ऐसे कुछ प्रेशर बनेगा। तो इससे क्या होगा, ये लाइन देखो, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन, कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में आप चाहते हो कि पार्टिकल्स ना आए मेरे, तो आप क्या करो, ऐसा प्रेशर लगाओगे। अगर मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहा हूँ इस पे, तो ये पार्टिकल यहाँ कैसे आ पाएंगे, यहाँ से उधर को जाएंगे। जितना मिनिमम प्रेशर आप लगाते हो
टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ, कि पार्टिकल सॉल्वेंट से सॉल्यूशन ना पाए, और किसकी मदद से, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है भाई, सेल्यूलोज एसिडेट का बना होता है, तो यहां से ना पाए, इसे क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, एक रिवर्स ऑस्मोसिस भी होता है, जैसे आप खारा पानी है, समुद्र का पानी है, आपने घर में आरओ देखा होगा, आरओ भी इसी पर प्रिंसिपल पे काम करता है। आरओ का मतलब क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। समुद्र का पानी है, उसको आपने मीठे पानी में कन्वर्ट करना है, तो देखो आपने क्या करा, सबसे पहले सॉल्यूशन ले लिया, सॉल्यूशन मतलब समुद्र का पानी, ठीक है। यहाँ पे आपने एक पिस्टन लगा दिया, पिस्टन का काम है प्रेशर बढ़ाना। नॉर्मली क्या होता है कि मॉलिक्यूल सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में आते हैं। अगर मैंने आपको बताया कि यार हम क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर लगाते हैं, मतलब हम सॉल्यूशन पे इतना प्रेशर लगाते हैं कि मॉलिक्यूल ना पाए। पर अगर हम बहुत ज्यादा प्रेशर लगाओ, मान लो मैं सॉल्यूशन पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहा हूं, तो ये जो सी वाटर है ये सॉल्यूशन से सॉल्वेंट में चला जाएगा। देखो, सॉल्यूशन इनटू द प्योर सॉल्वेंट, तो ठीक है। अच्छा, जब आप बहुत ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट में गया है, यहाँ पे क्या, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल क्या, सिलेक्टेड चीजों को पास होने देती है। जब आप बात करते हैं खारे पानी की, सी वाटर में, उसमें सी पानी है, पानी तो है ऑब्वियसली, खारा पानी तो क्या हुआ, इम्प्योरिटीज है, प्लस आयंस है। जिस हार्डनेस होती किस वजह से है, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम आयन, क्लोराइड वाले सल्फेट। आप चाहते हो आयंस ना, अगर आयंस का गेम ना हो तो खारा पानी मीठा बन गया। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐसे बीच में आ गई। अब ये छन्नी की तरह है, देखो मेरा तो हाथ दिख रहा है, पर छन्नी की तरह कुछ चीजें पास हो सकती है। कौन सी चीजें पास नहीं होंगी, आयंस, इम्प्योरिटीज। और ये जो खारा पानी है ना मेरे भाई, आपका मीठा पानी बन जाएगा एक आउटलेट पे। कई बार डायग्राम बना भी आता है पेपर्स में, तो कहेंगे आइडेंटिफाई द प्रोसेस, तो आपने लिखा है डिसलाइनेशन ऑफ सी वाटर, ये आप लिख दोगे, ज्यादा अच्छा लिखना है रिवर्स उसमें। बात समझ आ गई, ये बात डेफिनेशन समझ आ गई। आगे आपको किस तरह से अप्रोच करना है रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हमारे। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पता है यार, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से नोट करते हैं, पाई इक्वल टू सी आर टी। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, सी कंसंट्रेशन, आर सॉल्यूशन का, टी टेम्परेचर। देखो इसमें निकालना आपको कंसंट्रेशन, यानी सी कंसंट्रेशन निकालनी है। ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है 2.46, लिख दो 2.46। सी निकालना, आर देखो बेटा दो वैल्यू है 8.314 और 0.021। आपको कैसे बताओ, एटमॉस्फेयर में दे रखा है ना, तो कौन सी वैल्यू आएगी 0.0821। कैपिटल टी है, टेम्परेचर केल्विन कितना दे रखा है 300। जब बस यहां से आप करोगे 2.4 से डिवाइड बाय 0.0821 इंटू 300, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी सी की आ जाएगी आपकी 0.1 कैपिटल एम। और मैंने आपको पहले ही बताया किस भी चीज के आगे कैपिटल एम लिखा होता है वो क्या शो करती है, मोलरिटी। यहां तक समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कहता है एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट हैज ऑस्मोटिक प्रेशर ये, इफ द ऑस्मो ग्लूकोज एट द सेम टेम्परेचर कैलकुलेट। देखो इसका रब कर दें, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, देखो दो सॉल्यूशन दे रखे हैं, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दे रखा है 4.8, दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है 1 तो अगर मैं एक ऑस्मोटिक प्रेशर को मान लू पाई वन कितना दे रखा है आपको 4.98 बार, पाई टू कितना दे रखा है 1.52 बार, ठीक है। टेम्परेचर कितना दे रखा है, सेम टेम्परेचर बेटा, तो चाप T1 मानोगे तो भी T मान लो, T2 को भी T मान लो, ठीक है। सेम टेम्परेचर लाइन लिखिए। अच्छा, अब आपसे क्या पूछा है, कंसंट्रेशन C2 आपको गिवन नहीं है मेरे भाई, और C1 क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, है ना, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स होती है मास बाय मोलर मास, तो इसका मास कितना गिवन है 36 ग्राम, लिख दिया। मोलर मास कितना होता है इसका, देखो 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6 कितना आ गया 96, 100, 108, 108 और 72, 180 आ गया, तो 180 आ गया पर लीटर बेटा। कहाँ लिखा है पर लीटर का मतलब 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/5। वॉल्यूम तो 1 ही रखोगे तो कुछ नहीं है, तो C1 आ गया मेरा 1/5, ठीक है। अब देखो करना क्या है, पहली को मान लो पाई1 इक्वल टू C1 RT, भाई T1 लिखो या चलो T1 देखो, और दूसरे को लिख लो पाई2 इक्वल टू C2 RT। R की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, अब टेम्परेचर भी तो सेम है, तो देखो अगर दोनों को डिवाइड कर दूंगा दोनों को, तो आपने बोला T से T गया, R से R गया, पाई1 बाय पाई2 इक्वल टू C1 बाय C2।
पाई 1 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 4.98, 4.98 लिख दिया आपने, पॉइंट देखो। पाई 2 की वैल्यू है 1.52, C1 आपने निकाल लिया 1/5, यानी 1/5 को और लिखोगे तो कितना आएगा 0.2 लिख दो, चलो 0.2 लिख दो, 0.2, और C2 आपने निकाला। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे C2 की वैल्यू आएगी हमारी, C2 की वैल्यू जो हमारी आएगी वो आएगी 0.061 m, 0.061 m, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो को बेटा यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में बता, सारे कंसेप्ट्स को पढ़ा, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को देखा, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे समझा। इस वीडियो में करेंगे इतना ही, इससे आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।